हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट। वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल सर तरुण रूपानी कॉमर्स। और क्योंकि कॉमर्स की बात करते हैं तो आपको याद आता है सर तरुण रूपानी कॉमर्स। जी हाँ, ये चैनल एक्सक्लूसिव चैनल है जहाँ पर आपको कॉमर्स से रिलेटेड और आपके पूरे सब्जेक्ट एक ही जगह कवर हो रहे हैं। और आज हम बात करेंगे रिटेल ट्रेड की। हाँ, जिससे आपकी रोज़ मुलाकात होती है वही व्यक्ति है रिटेलर। तो ये आपको तो मालूम ही है, पर मैं क्या करूं, मैं तो आपको हर एक चीज़ फिर से बताऊंगा ये मानते हुए कि यू नो एवरीथिंग। तो रिटेलर रिटेलर एक मर्चेंट मिडिलमैन है और होलसेलर से गुड्स खरीदता है, बल्क में खरीदता है ये रिटेलर। हाँ, ये रिटेलर और हमको और आपको, दैट मीन्स मुझे और तुम्हें, जो हम अल्टीमेट कंज्यूमर हैं, उन्हें ये बेच देता है। तो बल्क में खरीदता है, बहुत सारे होलसेलर से वाइड वैरायटी ऑफ गुड लेता है और मुझे और आपको ये बेच देता है। तो ये है रिटेलर, वो बिजनेसमैन जो रिटेल ट्रेड का काम करता है। चलिए इस चैप्टर को पूरा वन शॉट में फिनिश कर देंगे आपके ही सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो रिटेलर और रिटेल ट्रेड या रिटेलिंग, तो सेलिंग ऑफ गुड्स टू द फाइनल कंज्यूमर। याद रखिएगा, होलसेलर और मैन्युफैक्चरर फाइनल कंज्यूमर को नहीं बेचते हैं, ये फाइनल कंज्यूमर को ही बेचता है। ऐसे ट्रेड को कहते हैं रिटेल ट्रेड। और रिटेल ट्रेड एक तरह से लास्ट स्टेप है, क्योंकि याद रखिएगा प्रोडक्शन करना इसी मकसद से होता है कि वो सेल करना चाहते हैं। तो सेलिंग करके क्या करते हैं, वो स्टेप कंप्लीट हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा लास्ट स्टेप कंप्लीट है सेलिंग करके, और ये काम करता है रिटेलर। तो रिटेलिंग या रिटेल ट्रेडिंग इज बिजनेस एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स सेल ऑफ फिनिश गुड्स एंड प्रोडक्ट टू कंज्यूमर। नतीजा, जो ट्रेडर्स इसको कर रहे हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, उस ट्रेडर को कहेंगे रिटेलर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक जानते हैं रिटेल ट्रेड के। सबसे कॉमन बात है रिटेलर लास्ट, क्या कीवर्ड है, लास्ट लिंक है। अब सर फर्स्ट लिंक कौन है, तो मैं कहूंगा फर्स्ट लिंक है होलसेलर। होलसेलर इज द फर्स्ट लिंक इन द डिस्ट्रीब्यूशन चेन, क्योंकि याद होगा मैन्युफैक्चरर के बाद होलसेलर आता है और रिटेलर कौन है, लास्ट लिंक। और दूसरा पॉइंट, द गुड्स और सर्विसेज आर सोल्ड डायरेक्टली टू कंज्यूमर। रिटेलर को कोई और चैनल नहीं चाहिए कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए, वह खुद डायरेक्टली क्या करता है, कंज्यूमर को गुड्स बेचता है। और क्या करता है रिटेलर, वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स रखता है। हाँ, आपको पेन चाहिए, आप पहुंच जाइए स्टेशनरी की दुकान में, ढेरों पेन आपको दिखा सकता है, करता है ना। और रिटेलर खुद क्या करता है, रिटेलर बाय करता है और सेल करता है इन लिटिल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब कि जो क्वांटिटी है वो मैन्युफैक्चरर के कम, होलसेलर से कम क्वांटिटी में डील करता है। और रिटेलर मेंटेन करता है सबके साथ पर्सनल कॉन्टैक्ट्स। हाँ, आप जाइए, आपसे बातचीत करता है, आपका हालचाल लेता है, आपके बारे में जान चुका होता है, आपकी पसंद नापसंद के बारे में जान चुका होता है। रिटेलर ज़्यादातर रेसिडेंशियल लोकेलिटीज़ में होता है। इसका मतलब है आपके घर के आसपास या आपकी बिल्डिंग के नीचे, अगर आप सोसाइटी में रहते हैं, शहर में रहते हैं, तो बिल्डिंग के नीचे भी कुछ रिटेलर्स होते हैं, जनरल स्टोर्स होते हैं, पान वाले होते हैं, चाय वाले स्टोर होते हैं। हाँ, वो चाय वाला, जो चाय की टपरी वाला, वो भी रिटेलर है, याद रखिएगा। क्या कहते हैं, गए ना आप, हाँ जरूर गए होंगे इन रिटेलर्स के पास। तो ये आपको क्या करते हैं, सर्विस देते हैं। ये एक मिडिलमैन होते हैं जो होलसेलर और कस्टमर को लिंक करते हैं। और लास्ट पॉइंट, ये कस्टमर से कई तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन के थ्रू कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं, और इवन अपने शॉप्स या शोरूम के माध्यम से भी कंज्यूमर से मिल सकते हैं। क्या जो घर में आपके आदमी आपको जो बेचता है वो कौन है, हाँ मुझे बताइए। क्या मैंने पूछा, वो व्यक्ति जो आपको घर पर आकर के सामान बेच जाता है, वो ठेला लेके आता है, हाँ, या सर पे कोई सामान रख के आता है, या कुछ बैग टाइप का टंगा गया था और आपके घर में बेचता है, उसे क्या कहते हैं। हाँ, मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ। चलो, जब तक तुम सोचो तब तक मैं आपको आगे ले चलता हूँ। याद रखिएगा, ये चैप्टर बहुत कॉमन और सिंपल चैप्टर है, आपने इसका सब कुछ पता है, बस सिर्फ आपको मेरे कहने पे एक बार सोचने की फिर से ज़रूरत है। तो क्या डिफरेंस है होलसेलर और रिटेलर में।
तो होलसेलर अगेन होलसेलर बल्क में डील करता है, होलसेलर के रेट्स कम होते हैं, जबकि रिटेलर्स सिर्फ एंड यूजर को बेचता है और इसके पास क्वांटिटी भी कम होती है। होलसेलर की कॉस्ट कम पड़ती है, होलसेलर कम कॉस्ट में बेच देता है, जबकि रिटेलर की कॉस्ट ज़्यादा आती है। होलसेलर एक बड़ा बिजनेस है क्योंकि उसके लिए बहुत पूंजी चाहिए, जबकि रिटेल बिजनेस के लिए कम स्मॉल बिजनेस चाहिए। पॉइंट वाला पूंजी वाला पॉइंट तो आ ही गया। नेक्स्ट, होलसेलर जो होता है वो स्प्रेड करता है अपने काम को, हो सकता है स्टेट टू स्टेट स्प्रेड कर सकता है, जबकि रिटेलर का बिजनेस क्या होता है, एक लिमिटेड एरिया का होता है। हाँ, जो आपकी लोकेलिटी का रिटेलर है ना, उसको दूसरे लोकेलिटी वाले या दूर वाले क्या करते हैं, उसके पास यूजुअली नहीं आते हैं। तब तक नहीं आएंगे जब तक उसके पास कोई अनयूजुअल चीज ना हो या सर्विस ना हो। और आर्ट ऑफ सेलिंग इसमें जरूरत नहीं है। होलसेलर के लिए सेलिंग एक बहुत बड़ी समस्या नहीं है। क्योंकि सेलिंग समस्या क्यों नहीं है? क्योंकि उनको तो बल्क में गुड डील करना है और रिटेलर खुद उनके पास पहुंचते हैं। इसमें आर्ट ऑफ सेलिंग बहुत जरूरी है क्योंकि आपको कस्टमर से डायरेक्ट डील करना, ठीक है ना। और क्या है होलसेलर की खास बात, होलसेलर ज़्यादा प्रमोशन का काम नहीं करते हैं और यहाँ तो प्रमोशन भी जरूरी है। होलसेलर डिस्प्ले नहीं करते हैं, गुड्स को सजाते नहीं हैं, कोई विंडो नहीं सजाते हैं, खिड़की नहीं सजाते हैं, जबकि रिटेलर को तो ये करना कंपलसरी है। जिसके पास तुम जा रहे हो, हाँ तुम लोग जहाँ जा रहे हो, आपने देखा होगा कि अच्छे से बहुत सुंदर से क्या ग्लास विंडो में उन्होंने क्या कर रखा है, गुड्स को शो कर रखा है, तो डिस्प्ले करते हैं रिटेलर्स। आइए कुछ फंक्शंस के बारे में जाने रिटेलर्स के। मैंने कहा ना, ये सब आप जानते हो, मैं सिर्फ आपको पॉइंट और हेडिंग याद करने की जिद कर रहा हूं। हाँ, अगर आपने हेडिंग नहीं याद किया तो आपको नंबर पूरे नहीं मिले। तो इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि हेडिंग को आप एज इट इज याद कर लीजिएगा। जो हेडिंग होगी, डेफिनेशंस होगी, आप नहीं चेंज करेंगे, मीनिंग मुझसे समझ लीजिए और अपने वर्ड्स में लिख दीजिएगा। चलिए, तो होलसेलर के रिटेलर के फंक्शंस की बात करें तो रिटेलर न सिर्फ बाय करता है बल्कि अपने पास असेंबल भी करता है। हाँ, जरा एक बार ट्राई करके देखो, किसी रिटेलर के पास जाओ, बोलो भैया कोई साबुन दे दीजिए नहाने वाला, तो आपको लक्स दिखा देगा, रेक्सोना दिखा देगा, लिरिल दिखा देगा, डव दिखा देगा, पियर दिखा देगा। क्या कर रहा है? खूब सारे वैरायटीज को, गुड्स को दिखा पा रहा है क्योंकि उसको वो असेंबल करता है। हाँ, अब आप ये मत बोलिए कि भैया 200 लक्स साबुन दे दो, नहीं दे पाएगा तुमको। ट्राई करके देख लेना, अपने रिटेलर से मांगना, कहना भैया 200 लक्स साबुन दे दीजिए, आपकी तरफ देखने लगेगा ऐसे करके, हैं, क्योंकि इसके पास इतनी क्वांटिटी नहीं होगी, वैरायटी जरूर है उसके पास। तो वो बाय करता है, किससे बाय करता है? होलसेलर से बाय करता है। याद रखिएगा, अलग अलग होलसेलर से गुड्स बाय करता है और उसको अपने पास असेंबल कर लेता है। दूसरा है स्टोर करके रखता है, क्योंकि उसे मालूम है कि आने वाले समय में क्या चीज की नीड्स आने वाली है। उसे सीजन के अकॉर्डिंग, हाँ, उसे सीजन के अकॉर्डिंग चीजों की डिमांड पता होती है और वो स्टोर कर लेता है अपने पास, ताकि जब कंज्यूमर मांगने आए तो उसके हाथ खाली ना जा पाए। और क्या करता है? सेलिंग तो करता ही है। हाँ, हेल्प करता है होलसेलर को सेलिंग के, यस, सेलिंग के बर्डन से। अल्टीमेट कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचना ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या करता है? कुछ रिटेलर्स, सब नहीं करते होंगे, कुछ रिटेलर्स ग्रेडिंग और पैकिंग भी करते होंगे। ऐसा तब करते होंगे जब वो ऐसे मटेरियल खरीदते हैं जो स्टैंडर्ड नहीं है। हाँ भाई, जैसे किसान से खरीद लिया कोई सामान, है ना, अब किसान फल या सब्जी बेच रहा है, वो लोग ग्रेडिंग पैकिंग तो करते नहीं है, तो अपने पास ही मंगवाया और उसको ग्रेड और पैक कर लिया। तो कभी कभी ये काम भी करते हैं। इससे क्या होता है, कंज्यूमर को आसान रहता है, पैक्ड गुड्स उसको समझ में आते हैं खरीदना, ग्रेडेड गुड्स समझ में आते हैं। और क्या करता है? रिस्क बियर करता है। भैया कोई ऐसा धंधा बताओ जहाँ रिस्क नहीं है। हाँ, तुम बताओ कोई ऐसा बिजनेस बताओ जहाँ रिस्क नहीं है। जब धंधा है तो रिस्क तो होगा। तो रिस्क है, लॉस का डर है हमेशा, फायर का, थेफ्ट का, स्पॉइलेज का, प्राइस फ्लक्चुएशन का, देखो खतरा तो हमेशा रहेगा। और क्या करता है? ट्रांसपोर्ट का भी फंक्शन करता है। ट्रांसपोर्ट, कई बार क्या होता है, होलसेलर्स जब इनको गुड सप्लाई नहीं करते हैं तो ये होलसेलर से मंगवाने के लिए भी और इवन कस्टमर तक होम डिलीवरी कराने के लिए भी सर्विस देता है। हाँ, बहुत सारे दुकानदार ऐसा करते हैं, कभी ट्राई करके देखो। हाँ, बहुत सारे दुकानदार ऐसा करते हैं। फाइनेंसिंग करता है, कई बार नॉन कस्टमर्स को उधार दे देता है, और इवन होलसेलर्स को एडवांस ऑर्डर देते समय भी पैसा दे देता है। तो दोनों की मदद कर सकता है। और सेल्स प्रमोशन का बहुत सारा काम करता है, विंडो डिस्प्ले करता है, शॉप्स को अच्छे से डेकोरेट करता है। देखा होगा कई सारे कलर पैम्पलेट्स, पेपर्स लगे होते हैं, है ना, कई सारे छोटे छोटे कलर पिक्चर्स लगे होते हैं, उसके यहाँ प्लेकार्ड्स लगे होते हैं। कभी ध्यान दिया रिटेलर की दुकान पे? अब जाना मेरे कहने पर और ये सब चीज़ महसूस करना। आज जब मौका मिलेगा,
हाँ नहीं, जब आज मेरा मतलब है जब आपको मौका मिलेगा रिटेलर के पास जाने का, तो मेरे कहने पे प्लीज़ जाके रिटेलर के पास ये चीज़ें ऑब्जर्व करना जो मैंने तुम्हें कही। आपको ये सब चीज़ें नज़र आएंगी, है ना? उसका विंडो डिस्प्ले नज़र आएगा, उसकी एक्टिविटी, वाइड वैरायटी ऑफ गुड नज़र आएंगे, उसका बाइंग एंड स्टोरेज नज़र आएगा। चेक करके देखना मेरे कहने पर। हाँ, जाके 2 मिनट बिना इत्मीनान से खड़े हो जाना, देखना वो क्या-क्या कर रहा है, कैसे कस्टमर्स को डील कर रहा है, कैसे उनके साथ इंटरैक्ट कर रहा है। करके देखिएगा, बड़ा मज़ा आएगा आपको। हाँ, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन। रिटेलर्स कंज्यूमर को बहुत सारी जानकारी देता है, क्योंकि देखिए वो डेली गुड्स के साथ डील कर रहा होता है, उसके पास तो गुड्स की बहुत सारी नॉलेज होती है ना? तो वो मार्केट की नॉलेज, गुड्स की नॉलेज कंज्यूमर को देता है, उनको बताता है कि क्या गुड्स उनके लिए सुटेबल होंगे। हाँ, तो ये तो हो गई सर्विसेज या फंक्शंस। किसको था वो? जनरल फंक्शंस था। अब हम करने वाले हैं स्पेसिफिकली सर्विस ऑफ रिटेलर। पहली सर्विस है किसको? होलसेलर को या मैन्युफैक्चरर को। हाँ, ये पांचों पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा क्या सर्विस देता है रिटेलर होलसेलर को। चलो आओ देखें। पहला फायदा देता है उनको कि वो हेल्प करता है उनको बर्डन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, होलसेलर ने गुड्स मंगवा लिए, प्रोड्यूसर ने गुड्स होलसेलर को भेज दिए, अब यहां से कंज्यूमर तक पहुंचाना है कि नहीं, डिस्ट्रीब्यूट करना है कि नहीं, तो यह काम, ठीक है ना? अब देखिए, होलसेलर तो लॉट में ही बेचना चाहता है और ये क्या करता है, स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचा देता है। तो एक तरह से उनके गुड्स को क्या करता है, स्कैटर कर देता है, फैला देता है, दूर दूर तक, घर घर तक पहुंचाता है। कौन? रिटेलर। होलसेलर का काम आसान कर देता है। और क्या करता है? लार्ज स्केल ऑपरेशन। सोचिए, रिटेलर्स अगर ऑर्डर्स कस्टमर से कलेक्ट कर लें और ये ऑर्डर्स होलसेलर को दे दें, होलसेलर ऐसे बहुत सारे रिटेलर से ऑर्डर कलेक्ट करके प्रोड्यूसर को दे दे, सोचिए प्रोड्यूसर को बनाना कितना आसान हो जाएगा। हाँ भाई, आसान हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि उसके पास बल्क में ऑर्डर आ जाएगा तो उसकी कॉस्ट कम आ जाएगी, लार्ज स्केल पे वो ऑपरेट कर पाए। तो ये बेनिफिट हमेशा वो देता है। सेल्स प्रमोशन भी करता है, मैंने बताया कई तरीके से क्या करता है, कस्टमर्स को हेल्प करता है। कई बार फ्री कूपन्स बांटता है, डिस्काउंट्स देता है, हाँ, कभी कभी ब्रांड प्रमोशन के और बहुत सारे काम करता है। तो सेल्स प्रमोशन का काम करता है। और क्या करता है? पर्सनल सेलिंग करता है, क्योंकि कस्टमर के साथ बातचीत करता है, कस्टमर को परसुएट करता है, कस्टमर्स उनके टच में होते हैं। तो जो नए प्रोडक्ट्स आते हैं, नए लॉन्चेस होते हैं, उनको बेचने के लिए रिटेलर बहुत अच्छा काम करता है, समझा देता है उनको। हाँ, कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा, आप गए होंगे दुकान के पास कि भैया ये चीज़ दे दीजिए, तो कहता है भैया ये मत लीजिए, ये आया है नया प्रोडक्ट, भैया ले लीजिए, ट्राई करिए। हुआ जरूर आपके साथ। हाँ, तो ये उसकी एबिलिटी है आपके साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने की वजह से। पर्सनल सेलिंग और मार्केट इंफॉर्मेशन, तो मैंने बता दिया मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, लोगों की टेस्ट नीड क्या है, लोग किस प्रोडक्ट को नापसंद कर रहे हैं, उसमें क्या कमी है, ये सब जानकारी वो होलसेलर को देता है और होलसेलर मैन्युफैक्चरर को देता है। क्योंकि मैन्युफैक्चरर को अगर मार्केट में टिके रहना है, प्रोड्यूसर को अगर मार्केट में टिके रहना है, तो बदलाव करना पड़ेगा। आप अपने मोबाइल को देख लो, नित नए फीचर्स, फंक्शंस कैसे आ रहे हैं। पहले छोटी सी स्क्रीन हुआ करती थी, सिर्फ ब्लैक सा दिखता था, है ना, छोटा छोटा दिखता था। फिर कलरफुल स्क्रीन आ गई, आया ना ढेर सारा चेंजेस। कैसे आया? क्योंकि हम कंज्यूमर, मैंने तुमने क्या किया, उनको अपना फीडबैक दिया। तो ये फीडबैक मार्केट इंफॉर्मेशन के रूप में पहुंच रहा है। हाँ, आप देखिए अपने आसपास चीज़ों को, बहुत चेंजेस हो रहे हैं थैंक्स टू रिटेलर। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, रिटेलर की क्या सर्विस है अब कंज्यूमर के प्रति, तुमको और मुझे क्या सर्विस देता है। हाँ भाई, तुम्हारे जो बगल में दुकानदार है वो तुम्हें और मुझे क्या सर्विस देता है। आओ, हमें क्या सर्विस देता है? हमें रेडी स्टॉक देता है। जब मांगते हैं भैया 2 साबुन दे दीजिए, 2 मैगी दे दीजिए, तुरंत तुरंत रेडी स्टॉक, क्योंकि उसके पास स्टॉक मेंटेन रहता है। कोशिश करता है कि वो हमें फ्रेश गुड देता है, हमें हेल्प करता है हमारी नीड को देने के लिए। हमें अब घर में स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, हमें 10 मैगी लेके रखने की जरूरत नहीं है। जब जरूरत है जाओ फटाफट, बगल की दुकान है और ले लो। हाँ, घर के नीचे है, बिल्डिंग के नीचे है, आपकी सोसाइटी के आसपास है, फटफट ले लो, रेडी स्टॉक। और फायदा क्या देता है आपको? वाइड चॉइस, वाइड वैरायटी, एक नहीं कई टाइप के प्रोडक्ट्स आपको दिखा देगा, आप चुन लो, आपके पास राइट टू चॉइस है वहां पर। तो आपको वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स दे देगा। और क्या देता है आपको? कन्वीनियंस, आसानी, क्योंकि बहुत लंबा दूर नहीं जाना है। हाँ, मेरी बिल्डिंग के तो बहुत पास में ही है। हाँ, मुझे श्योर है कि आपके भी घर के नजदीक होगा रिटेलर। अगर है रिटेलर आपके घर के आसपास तो आप यस लिखिएगा, यस देयर इज अ रिटेलर नियर टू माय होम। हाँ, मेरे तो घर के एकदम नजदीक है। मुझे लगता है कि
घर से 3 मकान छोड़ करके 4 मकान छोड़ के ही मेरे घर के पास रिटेलर है जहाँ से दूध, हाँ अगर मॉर्निंग में हम दूध मंगवाते हैं, अमूल दूध लेते हैं, बगल में चले जाते हैं, मॉर्निंग में दूध लेके चले जाते हैं, बिस्कुट या कोई और घर का जनरल स्टोर का कोई भी काम है वो सब मिल जाता है। सच में तो है ना कन्वीनियंस, कितना आसानी है। आपको डेली रिक्वायरमेंट की चीज एक जगह मिल जाती है, आपका समय बचता है, पैसा बचता है। हाँ भाई, और क्या करता है, नोन हो जाते हैं हम लोग तो हमें उधार भी देने लगता है। देखिए शुरुआत में उधार तो कोई नहीं देगा आपको, शुरुआत में क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको, उसके साथ क्या करना पड़ेगा, अच्छे रिलेशन मेंटेन करना देंगे, कुछ पेमेंट्स अच्छे से करते रहोगे तो आपको क्या करेगा, उधार दे देगा। कह दो भैया पापा के नाम बिल चढ़ा दीजिए, कहते हो ना ऐसा। हाँ कुछ रिटेलर्स ऐसे होंगे जहाँ पे तुम लोग जाओ और बोलो भैया पापा के नाम बिल चढ़ा दीजिए, तो ऐसा करते हैं, सच में करते हैं। क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं, आपको एजुकेट करते हैं, आपको नए प्रोडक्ट नए वैरायटीज की जानकारी देते हैं। चलिए और थोड़ा जाने अब रिटेलर्स के बारे में, क्योंकि चैप्टर पूरा पूरा वन शॉट में मैं आपके साथ फिनिश कर दूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा आपके लिए। तो अब टाइप्स ऑफ रिटेलर्स की बात करते हैं। तो हेडिंग देखा जाए तो 2 ब्रॉड हेडिंग में डिवाइड किया गया है। हाँ भाई 2 हेडिंग है, एक जो आप दिख रहा है यहाँ लार्ज स्केल है और यहाँ देखिए तो स्मॉल स्केल है। तो पहले हम बात करेंगे इस स्मॉल स्केल की। अब स्मॉल स्केल भी 2 टाइप के हैं, मतलब छोटे रिटेलर। ये स्केल स्मॉल कैसे हो गया, जहाँ पैसा कम लगता हो, जहाँ नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कम को सर्विस देता हो, जहाँ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कम डील करता हो, उसको स्मॉल कहेंगे। समझ गए ना, स्मॉल मतलब क्या, नाटा है क्या रिटेलर, नहीं नहीं नहीं, समझ गए। ये लार्ज स्केल वाला क्या साबू है क्या, एकदम ताड़ का पेड़ है क्या, नहीं नहीं। तो यहाँ पे स्केल है उसकी, बिजनेस के साइज से पता चल रहा है। अब इसमें भी 2 टाइप है, एक है मोबाइल रिटेलर, क्या करता है, सिर्फ मोबाइल बेचता है, कहता है हेलो हाँ मैं मोबाइल बेचता हूं, नहीं नहीं, मोबाइल का मतलब है कि इसकी कोई फिक्स्ड शॉप नहीं, इसके पास कोई एक ठिकाना नहीं है। हाँ ये इटिनरेंट है, क्या है, ईटे पे बेचता है, नहीं नहीं, इसका दूसरा नाम है, मोबाइल ट्रेडर का दूसरा नाम है इटिनरेंट, और दूसरा फिक्स्ड शॉप। इसका मतलब है उसकी एक निश्चित शॉप है जहां पर वो हमेशा मिलेगा। हाँ उसकी शॉप फिक्स है, आपको वहां आना पड़ेगा और ये आपके घर आ जाएगा। यही मैंने तुमसे पूछा था थोड़ी देर पहले, मैंने क्वेश्चन पूछा था, मैंने कहा था बताओ वो कौन सा रिटेलर है जो आपके घर तक आपको प्रोडक्ट या सर्विस देने आ जाता है, तो वो है मोबाइल ट्रेडर्स। आइए हम एक एक करके अब इन सारों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मोबाइल रिटेलर्स में आता है, हाँ जिसको मैंने दूसरा नाम दिया इटिनरेंट। अरे भाई ईटे पे नहीं बैठता है, नाम है इसका दूसरा नाम मोबाइल, क्योंकि इसके पास फिक्स्ड शॉप नहीं है, फिक्स प्लेस नहीं है, ये एक तरह का वेंडर है, हॉकर है, घूम घूम करके घर घर जाता है, ठीक है। जबकि फिक्स्ड शॉप वाले ऐसा नहीं करते हैं, इनके पास एक फिक्स्ड शॉप है, वो ज़्यादातर शॉप्स मार्केट एरिया में होती है, रेसिडेंशियल एरिया में होती है। चलो अब आते हैं एक एक करके इस स्मॉल स्केल वाले में इटिनरेंट की बात करते हैं। सबसे पहला आता है स्टॉल होल्डर। इनके पास एक स्टॉल होता है, क्या होता है इनके पास, एक स्टॉल। स्टॉल देखा होगा अक्सर लकड़ी का बना होता है, हाँ लकड़ी टाइप का ऐसा बना होता है, और सड़क के किनारे उनारे जगह लगा होता है स्टॉल। इसमें अक्सर पहिए भी लगे होते हैं नीचे, ये स्टॉल घसीट के कहीं भी ले जा सकते हैं, देखा होगा। इसमें ओपन वुडन स्टॉल होता है और यहाँ पे जो गुड्स बेचे जाते हैं ज़्यादातर स्नैक्स, टी, सिगरेट, स्टेशनरी का सामान। हाँ आपने देखा होगा चाय गुटखे की दुकान अक्सर आपने देखी होगी, ये फिक्स दुकान नहीं होती है, ठेला लगा के खड़े कर देते हैं, ज़्यादातर बिजी रेसिडेंशियल एरिया में या मार्केट प्लेसेस में लोग खड़ा कर देते हैं। रेलवे स्टेशन के आसपास देखोगे तो ये लोग बहुत सारे लोगों मिलेंगे। दूसरा आ जाएगा जनरल स्टोर। ये जनरल स्टोर जो है ज़्यादा देर तक खुले रहते हैं और ये जनरल स्टोर क्या करते हैं, आपको घर तक सामान पहुंचा सकते हैं। जी नेक्स्ट आता है सिंगल लाइन स्टोर। ये कैसा स्टोर है, एक स्पेसिफिक लाइन ऑफ प्रोडक्ट में डील करते हैं। अब आप मेडिसिन वाले के पास चले जाओ तो आपको क्या मिलेगा, आपको कपड़ा मिल जाएगा वहां पर, स्टेशनरी मिल जाएगी वहां पर, नहीं, क्योंकि वो स्पेसिफिक लाइन है। जबकि जनरल स्टोर क्या करता है, जनरल स्टोर क्या करता है, इसके पास यस जनरली है तो सब कुछ है इसके पास। आप स्टेशनरी का सामान मांगोगे तो भी दे देगा, कुछ हद तक छोटे मोटे मेडिसिन मांगोगे, डेटॉल मांगोगे दे देगा। हाँ जनरल स्टोर को ट्राई करके देखना, तो बहुत सारी चीजें रखता है, जनरल है ना। जबकि स्पेसिफिक लाइन एक निश्चित लाइन ऑफ प्रोडक्ट में, अगर गारमेंट का शॉप है तो यहाँ पे सिर्फ गारमेंट मिलेगा। अब आप उससे पूछोगे कि भैया दवा दे दो तो नहीं दे पाएगा, समझ गया ना, मेडिसिन मांगोगे तो नहीं दे पाएगा।
और उसी तरह से मेडिसिन शॉप को बोलोगे भैया गारमेंट दे दो, नहीं, क्योंकि एक लाइन ऑफ प्रोडक्ट में डील करता है। अब उसके बाद भी आता है स्पेशलिटी शॉप। अब ये भी क्या करता है, एक स्पेसिफिक नीड ही पूरी करता है आपकी। ये सबके लिए नहीं है, ये कुछ खास लोगों के लिए है। जैसे अब गारमेंट शॉप नहीं, चिल्ड्रंस गारमेंट शॉप। गारमेंट शॉप तो ठीक है भाई, आपको वहां कपड़े मिल जाएंगे, समझ में आ रहा है। अब लड़कों के, बच्चों के लिए, औरतों के लिए, आदमियों के लिए, सबके लिए कपड़े मिल गए। हाँ भाई, एक जगह चले जाओ, हाँ भाई रिलायंस चले जाओ, रिलायंस ट्रेंड में चले जाओ, तो वो गारमेंट स्टोर है। लड़कियों के लिए गए हो, आए हो, ट्रेंड में गए हो तुम ना, रिलायंस के स्टोर्स हैं ट्रेंड बने हुए, आपके शहर में होंगे जरूर। तो वहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलेगा। आपको अपने लिए पैंट शर्ट जीन्स मिल जाएगी, गर्ल्स को मिल जाएगा, टॉप्स मिल जाएगा, मिनीज मिडीज, बहुत सारे ड्रेसेस मिल जाएंगी। क्या कहते हो? पर अब मैं जो बात बता रहा हूँ वो स्पेशलिटी शॉप है। तो रिलायंस की ट्रेंड, TREND मैंने लिख दिया ऊपर, आपको याद रहेगा, ठीक है, वो स्पेसिफिक लाइन वाला है। अब मैं बोल रहा हूं चिल्ड्रंस गारमेंट शॉप, यहां सिर्फ क्या मिलेंगे, बच्चों के गारमेंट मिलेंगे। कोई एग्जांपल दे सकते हो तुम लोग? मैं देता हूं एक एग्जांपल, लिलीपुट, नहीं सुना है नाम? चेक करना, लिलीपुट ये एक गारमेंट स्टोर है। हाँ, सिर्फ बच्चों के, छोटे बच्चों के गारमेंट्स मिलेंगे, तुम्हारे ड्रेस नहीं मिलेंगे। तुम्हारे लिए ड्रेस खोजने जाओगे यहाँ पर, हाँ, तुम लोग अब बच्चे नहीं हो, तुम लोग अब टीनेज में हो, इसीलिए तुम्हारे गारमेंट नहीं मिलेंगे। यहाँ एक दुकान है, नाम है फर्स्ट क्राई, नाम सुना होगा। सिर्फ छोटे बच्चे, जो अभी नए बच्चे पैदा हुए, न्यू बॉर्न बेबीज हैं, हाँ पता होना चाहिए आपको, जो इन्फेंट्स हैं, उन सबकी जरूरत का सारा सामान यहाँ मिल जाएगा, चाहे उनके ड्रेस हो, चाहे उनके खिलौने हो। फर्स्ट क्राई, हाँ महिंद्रा ग्रुप की ये शॉप्स हैं, फर्स्ट क्राई, चेक करके जरूर देखना, आपके एरिया में होंगी। नाम है स्पेशलिटी, क्यों? क्योंकि एक स्पेसिफिक नीड को, एक निश्चित जरूरत को पूरा करती है कस्टमर की, सबके लिए नहीं है, मैंने बता दिया। फिर आता है सेकेंड हैंड शॉप। सर आजकल सेकेंड हैंड कौन खरीदता है? अरे भाई बहुत लोग खरीद रहे हैं। आपका जो फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, वो सेकेंड हैंड मोबाइल बेच रहा है, वहां पे ऑप्शन है रिफर्बिश्ड मोबाइल। और अच्छा एग्जांपल दूं, मारुति कार, हाँ सेकेंड हैंड मारुति कार का खुद का शोरूम है, ट्रू वैल्यू, और कारबेचो.com, कारदेखो.com, सुना है क्या ये सब? अरे ये सब लोग यही कर रहे हैं, वो लोग सेकेंड हैंड शॉप से हैं। क्या कर रहे हैं ये लोग? सेकेंड हैंड, मतलब जो गुड्स प्री ओन्ड थे, किसी के थे गुड्स, अब वो बेच रहा है, तो वो इनके थ्रू बेचता है। बुक्स हो गए, फर्नीचर हो गए, कार हो गए, आजकल बहुत बिक रहे हैं। हाँ बड़ा कॉमन हो गया आजकल, बहुत ईजी हो गया है सेकेंड हैंड गुड खरीदना। आपके एरिया में, आपके लोकेलिटी में ऐसे बहुत सारे स्टोर्स आ गए हैं। तो ये हैं सारे फिक्स्ड, नहीं फिक्स्ड, याद रखिएगा, ये सब फिक्स्ड डोर वाले हैं। इन सब की एक फिक्स्ड जगह है, फिक्स्ड एरिया है, आप जब चाहेंगे तब आप वहां जाकर के उनसे देख सकते हैं, मिल सकते हैं, अर्थात ये भागेंगे नहीं। ठीक है, अब मैं आपको वापस ले चलता हूं यहां पर, और इनके बारे में एक बार थोड़ा सा बता दूं, जो फिक्स्ड नहीं है, मोबाइल है, हाँ इनके बारे में थोड़ा बता दूं। सबसे पहले आता है हॉकर। जो हॉकर होता है, हाँ वो न्यूज़पेपर वाला है। आपके घर में जो न्यूज़पेपर वाला आ रहा है वो है एक हॉकर। न्यूज़पेपर वाला क्या करता है, इसके पास अपनी एक साइकिल होती है। आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि वो मोटरसाइकिल से भी आ रहे हैं, एक टू व्हीलर से भी आ रहे हैं और पेपर डिलीवर कर रहे हैं, वो है हॉकर। हॉकर के पास क्या होता है, कोई व्हीकल होता है, कोई गाड़ी होती है, जिससे वो गुड्स और सर्विसेज आपके घर तक डिलीवर करते हैं। मैंने एग्जाम्पल न्यूज़पेपर लिख दिया, दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूँ वेजिटेबल सेलर। दूसरा होता है पेडलर। अब ये पेडलर क्या होता है, पेडलर कोई ना कोई चीज़ बेचने के लिए आता है, पर अपने सर पे ले आता है, अपने बॉडी पे टंगा के ले आता है। ध्यान से सुनिएगा, हॉकर ऐसा नहीं करता है। हॉकर के पास साइकिल होती है, मोटरसाइकिल होती है, ठेला होता है, हाथ गाड़ी होती है, हाँ कार्ट हो सकता है इसके पास ऐसा नहीं होता है। ये अपने ऊपर कैरी कर लेता है, सेल्फ कैरी करता है। ठीक है, ये भी कुछ सब्जी वाले ऐसे होते हैं, हाँ मैंने देखा है, कुछ सब्जी वाले होते हैं सर पे ही क्या करते हैं, सब्जी का एक बड़ा सा टोकरा रख लेते हैं, देखा होगा आपने। हाँ पुराने बर्तन वाले ऐसा करते थे पहले, वो होते हैं पेडलर। दोनों में अंतर समझ में आ गया ना? ये खुद पे कैरी करता है। चीप जैक, जो सस्ते सामान, हर माल वाला, नाम सुना है? हर माल 10 रुपए, उसके पास सारी चीजें क्या होंगी 10 रुपए। अक्सर ठेले पे आता है ये, और या तो कुछ बिजी एरियाज में मार्केट में क्या करता है, ये सब दुकान लगाता है। चीप जैक मतलब सस्ते डेली यूज के सामान आपको बेचेगा। डेली यूज के सामान समझ गए ना? ऑर्डिनरी डेली यूज के सामान इनके पास मिल जाएंगे और सस्ते दाम होंगे।
हाँ, हालांकि क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है। दूसरा होता है पेवमेंट। पेवमेंट मतलब जानते हो क्या होता है? जिस फुटपाथ पे लोग चलते हैं, हाँ आप जाइए रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन में जाइए, वहाँ बहुत सारे लोग फुटपाथ पे ही बैठे रहते हैं। सड़क पे ही कुछ ट्यूबलाइट, कुछ बल्ब बेच रहे होंगे, तो कुछ चाइनीज़ आइटम वहाँ बेच रहे होंगे, हाँ कुछ रंग बिरंगी चीज़, वो लोग ये पेवमेंट डीलर्स। हाँ अक्सर पान वान वाले भी पेवमेंट डीलर्स में मिल जाएंगे आपको, पान चाय वाले, हाँ सड़क के किनारे ही, इनके पास किसी के पास भी फिक्स्ड शॉप नहीं है। जबकि मार्केट ट्रेडर क्या करता है, एक बिजी मार्केट में ही अपनी शॉप चलाता है। उसका शॉप नहीं है, दुकान नहीं है, क्या करता है यूजुअली जहां पर मार्केट संडेज को बंद होती है या कोई वीकली ऑफ होता है, ये जो मार्केट ट्रेडर्स क्या करते हैं, वीकली ऑफ के दिन, जिस दिन मार्केट संडे या किसी पर्टिकुलर दिन जहां पे मार्केट बंद होती है, उस दिन उन दुकानों के बाहर, उस बड़ी मार्केट में बाहर क्या करता है, अपनी एक बड़ी सी चादर फैलाता है या एक बेड टाइप का फैलाता है और अपने प्रोडक्ट वहां डिस्प्ले कर देता है। अक्सर ये चीप प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, डेली यूज प्रोडक्ट में डील करते हैं, जो क्विक सेलिंग आइटम होते हैं। हाँ क्विक सेलिंग आइटम होते हैं। मार्केट ट्रेडर्स मार्केट में ही मिलते हैं, रोज नहीं आएंगे। वीक में मैंने कहा जिस दिन क्लोज होगा, जिस दिन मार्केट ऑफ होगा, मार्केट बंद होगा, उस दिन उन बंद दुकानों के बाहर ही मार्केट में ही लगाएंगे। और पेमेंट वाला कहां लगाएगा, फुटपाथ पे लगाएगा। ये सारे हैं इटिनरेंट, अर्थात मोबाइल रिटेलर्स। इनके पास कोई फिक्स्ड दुकान नहीं है, आज यहां है कल कहीं और होंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं अब लार्ज स्केल रिटेलर के बाद। तो क्विकली चलना है आपको मेरे साथ, क्विकली सारी चीज, क्योंकि मुझे पूरा मालूम है आपके कंसेप्ट को बस क्या करना है, मुझे ब्रश अप करना है। आपको सब मालूम है, हाँ मेरे स्टार मेंबर्स जो हैं वो समझते हैं हर चीज को। चलिए, एक आता है डिपार्टमेंटल स्टोर। हाँ मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको, बिग बाजार। आई एम वेरी श्योर आप गए होंगे बिग बाजार में। आजकल तो वो ऑपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, काम नहीं चला पा रहे हैं, बट आपने अगर गए होंगे बिग बाजार में तो आपको याद होगा एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बहुत सारे स्मॉल डिपार्टमेंट्स। तो वन रूफ के अंदर में, एक छत के नीचे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं और हर एक डिपार्टमेंट एक निश्चित प्रोडक्ट को ही बेचता है। हाँ, एक निश्चित प्रोडक्ट को बेचता है। एक बड़ी सी बिल्डिंग जहां अलग डिपार्टमेंट बने। यहां पर क्लॉथ डिपार्टमेंट है तो यहां पे सिर्फ क्लॉथ मिलेगा, यहां पे लगेज डिपार्टमेंट है तो यहां पे सिर्फ लगेज मिलेगा, यहां पर स्टेशनरी है तो यहां स्टेशनरी मिलेगा। आपने ऐसा देखा होगा। हाँ, कोई दीवार नहीं खड़ी है, ओपन ही है, बट इसमें आप सेपरेशन देख पाएंगे। तो ये क्या है, जो सेलिंग है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, बाइंग जो है वो सेंट्रलाइज्ड है। इनको खरीदने वाला, इन सबको ये सर्विस देने वाला, सामान बेचने के लिए देने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल सेंट्रलाइज्ड है और सेलिंग डिसेंट्रलाइज्ड है। सेलिंग थ्रू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है। इसी का नाम है डिपार्टमेंटल स्टोर। याद रखिएगा, ये बहुत खूबसूरत सा बनाते हैं अपने स्टोर को, ज़्यादातर सेंट्रल लोकेशन में रखते हैं और वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बेचते हैं। इनका कंसेप्ट है कि पिन टू प्लेन हमारे पास ही ले लो। क्या चीज़? हाँ भाई, यही सोचते हैं कि जो चाहिए सब मेरे पास ले लो, एक कंप्लीट शॉपिंग एक्सपीरियंस देना चाहते हैं आपको ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें सबसे पहले आता है ये बिग रिटेलर्स होते हैं। मैंने बताया लार्ज किसकी वजह से, इनको कैपिटल बहुत ज़्यादा चाहिए और इनके पास जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, सेक्शन होते हैं, हर सेक्शन एक अलग लाइन ऑफ प्रोडक्ट को डील करता है। ठीक है, अब इसके एडवांटेज, तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है क्योंकि ये बल्क में परचेज करते हैं तो ये होलसेलर से नहीं खरीदते हैं, ये डायरेक्टली प्रोड्यूसर से खरीद लेते हैं। तो इनको फायदा मिलता है बड़े स्केल पे डील करने का। दूसरा, इनका मकसद है कि लोगों को सारा परचेजिंग कहाँ हो जाए, एट वन प्लेस। आप एक बार इस डिपार्टमेंटल स्टोर में घुसें, आपको घर के राशन का सामान मिल जाए, स्टेशनरी मिल जाए, गारमेंट्स मिल जाए, लगेज मिल जाए, दवाएं मिल जाए। ये इनका कंप्लीट शॉपिंग एक्सपीरियंस देने का पर्पस है। और इकोनॉमी इन एडवर्टाइजिंग क्यों, इकोनॉमी क्यों? क्योंकि एक डिपार्टमेंट की एडवर्टाइजिंग नहीं हो रही है, सबकी हो रही है। अगर लगेज डिपार्टमेंट अच्छा चल रहा है तो लगेज का नहीं, सबका एडवर्टाइजमेंट है, सबकी एडवर्टाइजमेंट एक साथ हो रही है। काम को उन्होंने बांट दिया है, हर काम के लिए अलग अलग हेड्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। क्लॉथ के लिए अलग डिपार्टमेंट है, तो लगेज के लिए अलग डिपार्टमेंट है, स्टेशनरी के लिए अलग डिपार्टमेंट है। सिलेक्शन या वैरायटी, कंज्यूमर्स को वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स मिल जाती है। यहाँ जो बहुत मौज लगी रहती है। अक्सर यहाँ पे ट्रॉलीज होती हैं, आई एम वेरी श्योर आप लेके गए होगे, और ट्रॉलीज में जहाँ मन किया सामान किया, बिस्कुट मन किया बिस्कुट रख दिया, हाँ पार्ले जी रखा, हाँ जो भी चाहिए रख लिया भाई, और जो अपने पसंद की चीज़ें घूमते जाओ, रखते जाओ उसमें।
तो वाइड सिलेक्शंस हैं, साथ में ये बहुत सारी सर्विसेज देते हैं। अक्सर जहाँ पे डिपार्टमेंटल स्टोर होता है उनके अंदर रेस्टोरेंट भी होता है। अब आप थक गए हैं शॉपिंग करके, वहाँ आराम कर सकते हैं, वहाँ रेस्ट रूम बना, वहाँ बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, वहाँ म्यूजिक रूम बना है, म्यूजिक सुन सकते हैं जी, वहाँ पे वाईफाई लगा हुआ है, आप नेट चला सकते हैं सच में। और अक्सर ये गुड क्वालिटी ही प्रोडक्ट्स डील करते हैं, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट में डील करते हैं। इनका लोकेशन कहाँ होता है? शहर के बीचों बीच, क्योंकि ये बहुत बड़े स्केल पे ऑपरेट करते हैं, बहुत बड़ी बिल्डिंग के अंदर ऑपरेट करते हैं, एक ही बिल्डिंग के अंदर सब कुछ देना चाहते हैं, इसीलिए शहर के अंदर एक ही होता है, दो ही होता है। हाँ, छोटे शहर की बात कर रहे हैं, बड़े शहर तो बहुत बड़े हो गए, मेट्रो तो वहाँ ऐसे बहुत सारे होते हैं, पर स्मॉल टाउन्स में एक ही दो ही बहुत होते हैं। अब अच्छाइयाँ तो बहुत बता दी, क्या डिपार्टमेंटल की बुराइयाँ नहीं है? हाँ, बुराइयाँ हैं। पहला, इसके लिए एस्टेब्लिश करने के लिए खूब पैसा चाहिए, इसका मतलब है आम आदमी तो एस्टेब्लिश नहीं कर पाएगा इसको। और दूसरा, यहाँ पे चीज़ें महंगी होती हैं। हालांकि आजकल मैं जो देख रहा हूँ ये पॉइंट जो है थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है, महंगी इस बिग बाजार में तो नहीं थी, पर वो डिपार्टमेंट स्टोर जहाँ पर क्या है बहुत सारी सर्विसेज जो दे रहा है उनके ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत हाई होते हैं, इसीलिए वहाँ प्राइस हाई हो जाता है। तो ये पॉइंट भी इससे मैच करता जा रहा है, क्योंकि और डिपार्टमेंट स्टोर में लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लार्ज नंबर ऑफ क्वालिफाइड स्टाफ चाहिए। हाँ भाई, इतनी सारे सर्विसेज देने के लिए तो उसका मेंटेनेंस खर्च, हाँ भाई, रेंटल एरिया होती है बहुत बड़ी, तो खूब बड़ी बिल्डिंग, तो सब के लिए उनका कॉस्ट बहुत हाई हो जाता है। एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि जो ओनर होते हैं, हाँ, जो ओनर होते हैं उनका कस्टमर के साथ पर्सनल टच नहीं होता है, पर्सनल टच मिसिंग है, ये प्रॉब्लम तो रहेगी ही रहेगी। और क्या प्रॉब्लम आएगी? नो क्रेडिट, डिपार्टमेंटल स्टोर उधार नहीं देता है, कहता है पैसे दो सामान लो, नो उधार। तो जिसको उधार की आदत है वो डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं जा पाएगा। और प्रॉब्लम क्या है? इनकन्वीनियंट लोकेशन। वो लोग जो शहर के आउटस्कर्ट्स में रहते हैं, सबर्ब्स में रहते हैं, उनको सेंट्रलाइज्ड लोकेशन में पहुंचना, शहर के बीचों बीच आना, उनके लिए तो बहुत दूर हो जाएगा। सोचिए आपको एक या दो साबुन चाहिए, अब आप क्या करेंगे? डिपार्टमेंट स्टोर चले जाएंगे, कहेंगे भग बगल में ही जनरल स्टोर है, वहीं पहुंच जाएंगे, वहां से जाके सामान ले लेंगे, क्यों जाएंगे इतना दूर तक? हाँ, तो ये प्रॉब्लम है। स्मॉल क्वांटिटी का परचेज करना हो और आपका डिस्टेंस बहुत दूर है, तो आप बेटर क्या करेंगे? अपने नज़दीक वाले रिटेलर से ले लेंगे। आइए दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, बाटा का एग्जाम्पल लेता हूँ। हाँ, बाटा का या रेमंड्स की शॉप का आप देखेंगे, कोई भी एक गांव का गवार भी बाटा की दुकान पहचान जाता है। सर वो कैसे? अरे भाई, यूनिफॉर्म होती हैं, एक जैसा डिस्प्ले, एक जैसा विंडो, एक जैसे प्रोडक्ट, एक जैसा प्राइस। हाँ, जरा चेक करिएगा आप भी जाकर के, आप जो शूज या जो प्रोडक्ट वहां देख रहे हैं वही सेम वैरायटी दूसरी किसी भी बाटा स्टोर में जाएंगे आपको मिल जाएगी, और वो भी सेम प्राइस में मिलेगी। तो ये भी एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, ज्यादातर प्रोड्यूसर्स ही इसको खोलते हैं। एक बड़ा प्रोड्यूसर क्या करता है? अपने प्रोडक्ट को अपने ही रिटेल आउटलेट से बेचना चाहता है, तो वो क्या करता है? मल्टीपल शॉप, या इसको कई बार बोलते हैं चेन स्टोर। चेन इसलिए, जैसे चेन जो होती है एक के बाद एक जुड़ी रहती है ना, हाँ, तो सारे शॉप्स एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि सबका ओनर एक है, यूजुअली एक बड़ा प्रोड्यूसर है, और वो अपने ही प्रोडक्शन करने के बाद अपनी शॉप्स के द्वारा गुड्स बेचता है। समझ गए? यूनिफॉर्म होती है, एक जैसी शेप होती है, एक जैसी डिजाइन होती है, एक जैसा प्रोडक्ट होता है और एक जैसा प्राइस होता है। जितने भी लोग काम कर रहे हैं बाटा में ना, हाँ, वो मालिक नहीं है, वो सब स्टाफ हैं। वो बाटा नाम की जो कंपनी है वो उन सारे बाटा की, आपके भी शहर में कई सारे बाटा स्टोर्स होंगे, तो ये मल्टीपल लोकेशंस में काम करते हैं। हाँ, बहुत वाइड वैरायटी मांगोगे तो नहीं मिलेगा, ये मैं तुम्हें बता दूं। अब बाटा के स्टोर में जाओगे, बोलोगे भैया मुझे दवा चाहिए, तो नहीं देगा, लगेज चाहिए तो नहीं दे पाएगा। हाँ, लगेज शायद मांगोगे तो नहीं मिल जाएगा। क्या कहते हैं? क्योंकि ये डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं है, चेन स्टोर है, एक सिंगल लाइन ऑफ गुड्स में डील करता है। तो एडवांटेज क्या है? अगेन, एक बाटा स्टोर की ऐड हो गई तो सबकी ऐड हो गई। अगर बाटा ऑफ वाराणसी की ऐड हो गई तो बाटा ऑफ लखनऊ की ऐड करने की जरूरत है क्या? या कानपुर की, या आपके शहर की, तुम्हारे शहर की। कलेक्टिव एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा, स्टॉक ट्रांसफर कर सकते हैं। जो एक बाटा के स्टोर में सामान नहीं बिक रहा है, वहां पॉपुलर नहीं है, वहां वो प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दूसरे बाटा स्टोर को ट्रांसफर कर दो। भाई सब चेन है, सब आपस में जुड़े हुए हैं ना, तो दूसरे प्रोडक्ट में जहां बिक रहा है वहां दे दो, तो ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ तक इसका मतलब है कि डेड स्टॉक नहीं होगा, स्टॉक वेस्टेज नहीं होगा। स्पेशलाइजेशन, क्योंकि ये एक लिमिटेड आइटम में डील करते हैं, इसीलिए इन लोग स्पेशलिस्ट होते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ गुड्स नहीं बनाते हैं, इसीलिए स्पेशलिस्ट होते हैं। यहाँ भी कैश एंड कैरी है, उधार का सिस्टम नहीं है। जिसको उधार चाहिए उसको मल्टीपल स्टोर में नहीं आना होगा,
ये उधार नहीं बेचते हैं। इसका मतलब फायदा क्या मिलेगा? उधार न बेचने से बैड डेप्ट नहीं होगा, पैसे डूबेंगे नहीं ना। और क्या फायदा है? वाइड लोकेशंस में अवेलेबल होते हैं, ज्यादातर ये सेंट्रल लोकेशन नहीं रहते हैं, जैसे कि डिपार्टमेंटल होता है, ये अलग अलग लोकेशंस में होते हैं। हाँ, आपके शहर में कई सारे बाटा स्टोर्स होंगे, आपके शहर में बहुत सारे टाइटन के शोरूम होंगे, हाँ चेक करके देखिएगा, तनिष्क टाइटन के शोरूम, एक नहीं कई सारे होंगे, तो सब इसी कैटेगरी में आते हैं, हाँ चेन स्टोर या मल्टीपल स्टोर्स। और क्या खास बात है? इनके सबके दाम फिक्स होते हैं, इनके दाम एक जैसे होंगे, आप चाहे अपने किसी भी या दूसरे स्टोर में जाके चेक कर सकते हैं। और एक स्टोर अगर किसी वजह से बिजनेस अच्छा नहीं कर रहा है तो टेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि दूसरे जो स्टोर्स काम कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, उनसे उसके लॉस को कंपनसेट किया जा सकता है। भाई बिजनेस में तो ऐसा होता है, हाँ अगर एक सिंगल ही दुकान आपकी होती और नहीं चल रही होती तो बंद हो गई होती। यहाँ तो बहुत सारी शॉप्स हैं, चेन में है ना, शॉप्स सब जुड़ी हुई है ना, तो एक आध दो नहीं चल रही तो क्या हुआ, बाकी तो कमा रही हैं। इसीलिए बाटा एक अच्छी प्रॉफिटेबल बिजनेस है। दूसरा है डिसएडवांटेज, क्या है? डिसएडवांटेज इनका है कि इनको बहुत पैसा चाहिए स्टेब्लिश करने के लिए, क्योंकि प्रोडक्शन भी करते हैं इन लोग। तो मैंने कहा था ना, बनाना और बेचना यस इन लोग कराते हैं, बेचते तो डिसेंट्रलाइज्ड हैं पर परचेज और प्रोडक्शन सेंट्रलाइज्ड है। पर्सनल टच नहीं होता है क्योंकि मैंने बताया यहाँ पर जो ओनर्स हैं वो नहीं डील कर रहे हैं कस्टमर के साथ। कौन डील कर रहा है? स्टाफ डील कर रहा है, और स्टाफ तो पेड व्यक्ति होता है। पेड मतलब पैसा दोगे काम कर रहा है, उसको पर्सनल रिलेशन मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैरायटी मैंने कहा नहीं, बाटा में जाओगे तो बोर हो जाओगे। गए हो क्या बाटा स्टोर? हाँ अपना एक्सपीरियंस बताना। हाँ बाटा की चीज़ें मजबूत होती है, मैं मानता हूँ। बाटा की चीज़ें, बाटा का जो शूज़ ले लो, स्लीपर ले लो, मजबूत होगा, मैं कह रहा हूँ। पर बाटा के अंदर बहुत वैरायटी चाहिए तुम्हें, कोई फंकी सा जूता चाहिए, तुम्हें बाटा में क्या नहीं मिलेगा। हाँ ट्राई करके देखना, एक ही आटा वैरायटी, दो ही तीन वैरायटी होगी जो बार बार आपको हर स्टोर में मिलेगी। और रिजिडिटी अगेन मैंने बता दिया, रिजिड है, इनके रूल्स चेंज नहीं हो सकते। अगर आप बाटा स्टोर चला भी रहे हैं तो आप चाहते हैं कि बाटा स्टोर के साथ हम क्लॉथ बेचना चाहते हैं, ना 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 ना, जो बाटा के नियम है उसके अंदर चलना पड़ेगा। देयर आर फिक्स्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस, देयर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी अलाउड। और क्या है? लैक ऑफ क्रेडिट, मैंने पहले ही बताया, जिनको उधार की आदत लग चुकी है, जिसको आदत है उधार करने की, पैसा होते हुए भी जेब में कहता है ना भैया हमको उधार लेना है, तब वो तो बाटा में कभी जाएगा ही नहीं। समझ गया ना? ऐसे होते हैं कुछ लोग जिनको उधार की आदत है। नेक्स्ट आता है लार्ज स्केल में एग्जांपल, कोऑपरेटिव। ये लार्ज स्केल का अगला एग्जांपल है। ये कोऑपरेटिव क्रेडिट स्टोर क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं? देखिए 10 या 10 से अधिक मेंबर्स अगर मिल जाएं और एक सोसाइटी बना दें, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पास जाएं और रजिस्टर करा लें। याद रखिएगा मिनिमम 10 है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आपकी लोकेलिटी में, हाँ तुम्हारी लोकेलिटी में जो आसपास रिटेलर्स हैं वो बहुत महंगा लोगों से प्राइस चार्ज कर रहे हैं, मिलावट वाला सामान बेच रहे हैं, तो तुम लोग भी ऐसा बना सकते हो। बस मिनिमम 10 एडल्ट्स की जरूरत है, मिनिमम 10। ये क्या करेंगे? एक सोसाइटी बनाएंगे, सोसाइटी का नाम देंगे, रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज के पास जाएंगे और सारे मेंबर्स को पैसा कलेक्ट करके किसी एक मेंबर के यहाँ सारा स्टोर होलसेल से या डायरेक्ट प्रोड्यूसर से खरीद करके रख सकते हैं, और सारे मेंबर अब उसी से खरीदेंगे। हो गया कोऑपरेटिव स्टोर। क्या करना चाहती है? तो ये स्टोर ऑपरेट एंड कंट्रोल कंज्यूमर्स द्वारा होती है, सारे कंज्यूमर्स ही इसके मेंबर होते हैं। ये क्या करते हैं? ये चाहते हैं जो मिडिल मैन अर्थात जो रिटेलर्स हैं और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको बिजनेस से हटाना चाहती है, ताकि उनका प्रॉफिट भी हम बचा सकें। कॉस्ट ऑफ जो गुड्स है वो सस्ता पड़ेगा। और क्या करती है? जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वही इसको चला रही होती है। सोसाइटी के मेंबर्स आपस में वोटिंग करके किसी को प्रेसिडेंट, किसी को रजिस्ट्रार, ये ऑनररी मेंबर्स होते हैं, इनको काम सौंप देती है। एडवांटेज क्या है? लोगों को अच्छा गुड्स मिलेगा। भाई सोसाइटी है तो अच्छे गुड्स मिलेंगे, हाई क्वालिटी गुड्स मिलेंगे क्योंकि डायरेक्ट प्रोड्यूसर से खरीदेंगे, और वो भी सही रेट में, रीजनेबल प्राइस में, क्योंकि ये प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं कर रही है बल्कि वेलबींग ऑफ दी मेंबर्स के लिए काम कर रही सोसाइटी। और मैं लोगों को जाओ पूरे आसपास के सोसाइटी के सबको मेंबर बना लो, उन सबसे एक फिक्स पैसा ले लो, तो जो पैसा आएगा उससे बल्क में गुड्स भी खरीद सकते हैं। ठीक है, इजी कंट्रोल है क्योंकि इसका कंट्रोल डेमोक्रेटिक होता है, मेंबर्स वोटिंग करते हैं और 1 मैन 1 वोट का रूल चलता है इसमें। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, अगर इस सोसाइटी ने कुछ पैसा कमाया भी, यूजुअली पैसा कमाने के लिए है नहीं, पर थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट होता है वो उन लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और कुछ पैसा इवन रिजर्व के रूप में भी रख देते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है इसके अंदर। इट डिस्ट्रीब्यूट्स द प्रॉफिट ऑन द बेस ऑफ परचेजेस मेड, जो ज्यादा परचेज करेगा उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। और
खर्चे कम होते हैं क्योंकि इसको मैनेज करने के लिए जो मेंबर्स होते हैं यूजुअली ऑनररी मेंबर्स होते हैं, या तो फ्री में काम करते हैं। मिडिलमैन को एलिमिनेट कर दिया, मैंने कहा न रिटेलर है न होलसेलर है यहाँ पर, और ये लोग भी सिर्फ कैश बेचते हैं। ये सोसाइटी भी उधार नहीं बेचती है। इसका मतलब नो बैड डेप्ट, जब उधार ही नहीं है तो बैड डेप्ट नहीं होगा, है ना, डर नहीं है पैसा डूबने का। अब आता है डिसएडवांटेज। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है पैसों की कमी। अक्सर इन सोसाइटीज के पास, कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास मेंबर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर वीकर सोसाइटी ऑफ द मेंबर्स होते हैं, तभी तो इसके मेंबर बन रहे हैं ना। तो फंड भी कम होगा क्योंकि ज़्यादा शेयर नहीं खरीदते हैं, शेयर के बेसिस पे तो वोटिंग वैसे भी नहीं है। वोट किस पे है? 1 पर्सन 1 वोट, है ना, इस बेसिस पे। लैक ऑफ इनिशिएटिव, कोई नया व्यक्ति इसमें एफर्ट नहीं लगाना चाहता। इनिशिएटिव मतलब होता है एफर्ट लगाना, प्रयास करना। कहता है हम क्या करेंगे, हम मेंबर चुपचाप बन के बैठ जाएंगे। हाँ, पैसा दे दिया मैंने सोसाइटी का, भैया मेरी सोसाइटी में खुल रहा है, हम भी पैसा देते रहे, बैठ जाएंगे। तो इनिशिएटिव कोई नहीं लेना चाहता है क्योंकि इसके लिए फ्री में काम करना पड़ता है। और यहाँ पे जो काम कर भी रहे हैं वो ज़्यादातर खालियर आदमी होंगे। खालियर यू नो, हाँ, इसमें कोई प्रोफेशनल थोड़ा काम कर रहे हैं। ज़्यादातर ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो जिनको मतलब कोई काम नहीं है तो बैठे हैं। वैसे मैं एक सोसाइटी बता दे रहा हूँ आपको, तगड़ा एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो आपको सुन के दंग हो जाएंगे, जो इन सब को उल्टा कह देती है, इनकी सारी बुराइयों को दूर करती है। AMU। जी आप सुनते हैं ना, आपको मालूम है अमूल। जी अमूल इंडिया की नहीं, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोऑपरेटिव में से एक है। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट के ढेरों प्रोडक्ट बनाने वाली एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। नहीं ध्यान था आपको, मेरे एग्जाम्पल से पहले तक नहीं ध्यान था। तो वो यही काम करती, उसमें ये कोई बुराई नहीं है, सच में ये बुराई नहीं है, क्योंकि अमूल में बहुत बड़े स्केल पे काम हो रहा है। यस, मीन मल्टी करोड़ काम हो रहा है आजकल। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देते हैं लार्ज स्केल रिटेलर का। ये सब लार्ज स्केल के अंडर आ रहा है, याद रखिएगा। हाइपर मार्केट। अरे भाई, हाइपर मतलब सुपर से भी ऊपर। तो एक सुपर स्टोर होता है जहां पे सेल्फ सर्विस स्टोर होता है, ठीक है। अब सुपर भी है और साथ में डिस्काउंट भी है। मतलब यहां पर आपको वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मिलेगी। आप खुद जाएंगे स्टोर में, क्या होगा, इसमें सेल्समैन नहीं होते हैं। हाँ, इसमें सेल्समैन नहीं होते हैं, बट यहाँ पे डिस्काउंट में चीजें मिलती हैं, अक्सर बड़े बड़े डिस्काउंट में मिलते हैं। तो ये एक तरह के डिस्काउंट स्टोर्स भी होते हैं और सुपर मार्केट भी होते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है हाइपर मार्केट। हाँ, हमारे इंडिया में स्पेस से पहचाना गया है। जिस भी दुकान की स्पेस, जिस भी स्टोर की स्पेस 5000 स्क्वायर फुट से ज्यादा होगी, उसको हाइपर मार्केट मान लिया जाए। हाँ, डी मार्ट नाम सुना होगा, नाम सुना है? हाँ, आपके शहर में होगा डी मार्ट। एवेन्यू सुपर मार्ट के नाम से भी जाना जाता है, डी मार्ट। हाँ, और रिलायंस का हाइपर मार्केट, रिलायंस स्मार्ट नाम सुना है, या रिलायंस स्मार्ट मार्केट, सच में। तो ये सब हाइपर मार्केट है, लार्ज स्केल पे काम करते हैं, एक लोकेशन में सब कुछ देना चाहते हैं। इसमें भी डिपार्टमेंट की तरह बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, तो वो सारे एडवांटेज जो डिपार्टमेंट वाले हैं वो सब रहेंगे, और उन्हीं के ही डिसएडवांटेज भी रहेंगे। तो नया याद मत करिए, क्योंकि बहुत सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज आप खिचड़ी बनाने वाले हैं, इसीलिए मैं आपकी खिचड़ी नहीं बनाने दूंगा। हाँ भाई, खिचड़ी बहुत अच्छी नहीं लगती है, जब बीमार होते तभी खाते हैं, तो खिचड़ी मत खाओ, क्लीन रखो माइंड को अपने, ठीक है। चलो, मैं एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये सारा सेम लिख देंगे जो डिपार्टमेंट में है, डिपार्टमेंटल वाला जो हमने पढ़ा था उसका। अगला नया टाइप जानिए, मेल ऑर्डर हाउस। वैसे मैं बता दूं, पहले लगभग 18th-19th सेंचुरी में यूरोप में ये बहुत चलते थे। ये लोग क्या करते थे, मेल मतलब डाक से, मतलब चिट्ठी से क्या करते थे, बिजनेस ऑपरेट करते थे। इनकी कोई दुकान नहीं होती थी, कोई स्टॉक स्टोर में नहीं रखते थे। ये लोग क्या करते थे, पहले कैटलॉग बनाते थे, कैटलॉग में वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स जो कंज्यूमर्स को पोस्ट के द्वारा, डाक के द्वारा भेजा जा सकता था, हाँ बाय पार्सल भेजा जा सकता था, वो गुड्स की एक डिजाइन बनाते थे, एक बुकलेट बनाते थे, नाम था कैटलॉग, और वो कंज्यूमर्स को, जो उनको लगता था प्रोबेबल कंज्यूमर, उनको डिलीवर करा देते थे। कंज्यूमर्स भी क्या करते थे, उस बुक से क्या करते थे, पलट पलट के सामान जो पसंद आता था उसका कोड नंबर दे करके, इसी बुक के एंड में, बुक के पीछे एक एनवलप होता था, पोस्ट कार्ड जिसे कहते होता था, उससे क्या करते थे, अपना ऑर्डर भेजते थे। तो ऑर्डर रिसीव करने के लिए भी मेल की जरूरत पड़ती थी, जिसको हम पोस्ट कार्ड कहते हैं, पोस्ट ऑफिस की जरूरत पड़ती थी। और जब वहां से सामान आता था वो भी मेल के द्वारा आता था, इसीलिए नाम है मेल ऑर्डर। मेल से ऑर्डर लेते थे, मेल से सामान सप्लाई करते थे। तो कहीं दुकान की जरूरत नहीं है, कहीं सामान रखने की जरूरत नहीं है,
सिर्फ कैटलॉग अच्छा बना दो, कंज्यूमर्स को सेलेक्ट करो, भेजो उनको कैटलॉग, और कंज्यूमर्स क्या करते थे उसी में से। जो आज का आपका फ्लिपकार्ट है, आज का जो अमेजॉन है, जो आपके मोबाइल में है, वो यही काम कर रहा है। हाँ, उसके पास भी अमेजॉन मोबाइल के पास अपनी कोई दुकान थोड़ी ना है, वो तो दूसरे सेलर्स को जोड़ रहा है, आपको सामान भिजवा दे रहा है। हाँ, तो ये काम पहले होता था, बस ये सारा काम मेल से होता था। उस जमाने में इंटरनेट था नहीं, ठीक है ना, न ऐप थे इस तरह के। तो मेल ऑर्डर एक रिटेल आउटलेट होता था जो कंज्यूमर को ऑर्डर देता था पोस्ट के द्वारा, सेलर भी गुड्स भेज देता था उसको पोस्ट के द्वारा, पैसा उनको उसी डाकिए से मिल जाता था। हाँ, जो पोस्टमैन आता था घर में, बढ़िया काम है ना। पर आजकल मैंने कहा नहीं चलेगा ये, अब मेल ऑर्डर नहीं चलेगा। आजकल आज का जमाना जो है ई कॉमर्स का जमाना है, तो आप इंटरनेट से ही बाय करना पसंद है। कौन इतना झमेला लिखेगा, कौन चिट्ठी लिखना चाहता है? चिट्ठी लिख के तुम मंगवाना चाहते हो? अब किसके पास टाइम है? ईमेल तो लिखते नहीं हो, चिट्ठी कहां से लिखोगे? चलो, तो एडवांटेज क्या है? बहुत कम पैसा चाहिए, क्योंकि मैंने कहा न शोरूम की जरूरत है, न कोई रिटेल आउटलेट की जरूरत है। ऑर्डर आएगा तभी सामान इकट्ठा करना, और क्या है। वाइड एरिया है, क्यों? क्योंकि कहीं तक भी गुड सप्लाई कर सकते। इसमें भाई चिट्ठी से कहीं से सामान आना है ना, तो एरिया वाइड है। और क्या है? वीपीपी, वैल्यू पेबल पोस्ट या वैल्यू पेबल पार्सल। जहां पर वैल्यू पेबल हो अर्थात जहां पर भी पोस्ट सर्विसेज अवेलेबल हो, वहां सब जगह ये बिजनेस कर सकते। हाँ भाई, और पोस्ट की सर्विस तो हर जगह है। और क्या फायदा है? अगेन, रिलीफ फ्रॉम शॉपिंग। कस्टमर्स को घर से बाहर नहीं निकलना है, कस्टमर्स को धूप में बारिश में बाहर नहीं निकलना है, घर बैठे रहो, इसी से ऑर्डर करके मंगवा लो। रिलीफ फ्रॉम टेकिंग पेन्स फॉर शॉपिंग। और सबसे बढ़िया चीज़ है, अक्सर ये जो होलसेल वाले, रिटेल वाले, हाँ, इनमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अक्सर प्रोड्यूसर ही ऐसा कर लेते हैं। हाँ, सच में प्रोड्यूसर खुद ही अपना मेल ऑर्डर खोल देता है कई बार। और या तो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, वो क्या करता है, सीधे प्रोड्यूसर से खरीदता है और बेच देता है, तो मिडिल मैन का प्रॉफिट बच जाता है। बुराइयां हैं इसमें, बुराई ज़्यादा है। देख लीजिए, सबसे ज़्यादा बुराई इसी बिजनेस में है। इसीलिए मैंने कहा ना, आज ये नहीं चलेगा, आज हमारे ज़माने में आज नहीं चल पाएगा। पहला है, कस्टमर तक पहुंचने के लिए आपको बहुत एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी। कैसे लोगों को मालूम चला कि आप मेल ऑर्डर और बिजनेस चला रहे हैं? खूब प्रचार करो। किसी को सपना थोड़ा है कि तुम मेल का बिजनेस कर रहे हो, मेल से ऑर्डर लोगे और मेल से सामान सप्लाई करोगे। कस्टमर तक पहुंचने के लिए खूब प्रचार, सबसे बड़ा खर्चा इसका यही है। दूसरा है, पोस्टेज कॉस्ट आपकी बहुत है, डाक का खर्चा आपका बहुत ज़्यादा, डिलीवरी चार्ज, सामान ले आना पहुँचाना। हाँ, डिफिकल्टी इन डिस्पैचिंग हैवी थिंग्स। बड़ा बड़ा चीज़ों का ऑर्डर आएगा तो उसको पहुँचाने में दिक्कत आती है। भाई किसी ने फ्रिज ऑर्डर कर दिया, भैया फ्रिज भिजवाइए, भैया कूलर भिजवाइए। हाँ, डिस्पैचिंग। और प्रॉब्लम किसकी है? क्रेडिट की फैसिलिटी है, ये लोग उधार नहीं देते हैं, ये भी कैश एंड कैरी वाले लोग हैं। समझ गया ना? इसका मतलब है यहाँ पर भी क्या होगा, कोई उधार नहीं है, तो ये उधार नहीं देगा, तो जिनकी, मैंने कहा, उधार की जिनको आदत लगी पड़ी है, वो तो कस्टमर चले गए आपके पास। और प्रॉब्लम क्या है? पर्सनल कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं, क्योंकि आप फिजिकली तो मिल नहीं रहे हैं उससे, फेस टू फेस भी नहीं मिल रहे हैं, तो पर्सनल कॉन्टैक्ट भी नहीं हो पा रहा है। और लास्ट में, हाँ लास्ट के नहीं, 2 पॉइंट है, डिले इन ट्रांजिट। अक्सर गुड्स जो तुरंत चाहिए, जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, वो उससे नहीं पूरी हो पाएगी, ट्रांजिट में डिले होगा ही होगा। और प्रॉब्लम है, डिले इन द रिसिप्ट ऑफ द गुड्स। हाँ भाई, कल तुम्हारे घर में शादी है और तुमने क्या किया, मेल ऑर्डर से सामान मंगवा लिया है, गई शादी बीत जाएगी, हाँ तब आएगा सामान, तो डिले इन रिसिप्ट तो होगा ही होगा। फिर आता है वेंडिंग मशीन। हाँ, आजकल चलन आ गया है वेंडिंग मशीन का। जापान में तो आप जाएंगे, बहुत बड़े नंबर ऑफ वेंडिंग मशीन आप देखेंगे। थोड़ी थोड़ी दूरों में आपको क्या मिलेगा? वेंडिंग मशीन मिलेगी। आपको चॉकलेट खाने का मन है, आप एक पर्टिकुलर कॉइन डालेंगे तो वहाँ से चॉकलेट निकल आएगा। किसी को सिगरेट पीने का मन है, कॉइन डालेंगे, सिगरेट निकल आएगी। सच में, तो वेंडिंग मशीन्स एक ऑटोमेटिक मशीन्स हैं जो गुड्स डिस्पैच करती हैं। हाँ, वैसे आपको मालूम है मिल्क की वेंडिंग मशीन्स भी आ चुकी हैं, या आप बड़े बड़े मॉल्स में जाएंगे तो वहाँ कुछ हद तक कोल्ड ड्रिंक्स की वेंडिंग मशीन लगी हुई है। हाँ, एयरपोर्ट्स में भी लगी हुई है, वहाँ कोल्ड ड्रिंक जो कैन वाली कोल्ड ड्रिंक है। और क्या है? टेली शॉपिंग। हाँ, टेलीविजन पे शॉपिंग करो। हाँ, क्या कहते हो, एशियन स्काई शॉप नेटवर्क नाम सुनता है? एशियन स्काई शॉप, हाँ, वो एग्जाम्पल है टेली शॉपिंग का। या होम शॉप 18 नाम सुना है? ये दोनों एग्जाम्पल है टेली शॉपिंग। यहाँ पर आप क्या कर सकेंगे, टेलीविजन में देखते रहेंगे, उसमें एक नंबर डिस्पैच करेगा, आप प्रोडक्ट देखते रहिए टेलीविजन में, और फिर क्या करिए, फ़ोन कर दीजिए, आपको ऑर्डर भी ले लेंगे और आपके घर में डिलीवरी कर। नाम है टेली शॉपिंग, टेलीविजन के साथ शॉपिंग। एक नाम मैंने फ्रेंचाइजी नहीं लिया, यहाँ पर फ्रेंचाइजी में के बारे में बता देता हूँ, मेरे पास जगह है यहाँ पर थोड़ी सी है। पहले द फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइज क्या करता है? फ्रेंचाइज एक एग्रीमेंट होता है। फ्रेंचाइज बिजनेस क्या होता है?
एक एग्रीमेंट होता है। किसके बीच में एग्रीमेंट होता है? दो पार्टीज होती हैं, एक फ्रेंचाइजर और एक फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजर वो होता है जो इस प्रोडक्ट का, इस सर्विस का मालिक होता है, जैसे मैकडी। हाँ, मैकडी का आप अपने शहर में शोरूम खोलना चाहते हैं या कहें स्टोर खोलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप भी मैकडी, तो आप क्या करेंगे? मैकडी लिख देंगे अपने घर के, अपने बोर्ड के बाहर कहीं पर भी। अरे नहीं, जेल हो जाएगी, करना मत। हाँ, इलीगल काम है, क्योंकि मैकडी एक क्या है? एक फ्रेंचाइजी मॉडल है। तो इसके जो फ्रेंचाइजर हैं वो खुद एक कंपनी है, मैकडी फ्रेंचाइजर, OR मैंने लिखा है लिखाने के लिए। तो फ्रेंचाइजर के साथ आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा और आपको फ्रेंचाइजी को क्या मिलेगा? परमिशन मिलेगा उस प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने का। ठीक है, इसी एग्रीमेंट का नाम रखा गया फ्रेंचाइज। क्या फायदा मिलता है? देखिए, इससे बना बनाया ब्रांड नेम मिल जाता है, आपको अपनी मेहनत नहीं करनी है। क्योंकि देखिए, फ्रेंच जो मैकडी है फॉर एग्जांपल, वो बहुत पॉपुलर नाम है ना, वही तो फ्रेंचाइजी में चलेगा। तो आपको उसका बना बनाया ब्रांड नेम मिल जाएगा, बना बनाया प्रोडक्ट मिल जाएगा, वो लोग आपको ट्रेन भी करेंगे और मार्केट की गुडविल का फायदा आपको उसका मिलेगा। उल्टा भी होगा। उल्टा क्या होगा? इसके लिए खूब पैसे चाहिए होंगे। मैकडी आपको फ्री में उसकी फ्रेंचाइजी नहीं देगा, खूब बड़ा अमाउंट ऑफ रॉयल्टी मांगेगा आपसे और हर बार के प्रॉफिट में कुछ हिस्सा लेगा। ये प्रॉब्लम रहेगी। तो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द चैप्टर, हाँ, रिटेल ट्रेड। सो थैंक यू। एंड मैं एक ही चीज कहूंगा कि अगर आप मेरे सच्चे स्टार हैं, हाँ, मैंने हर एक यस में नाम दिया है STAR, दैट इज सर तरुण रुपानी। हाँ, अगर आप मेरे सच्चे स्टार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स को, सबको प्लीज 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 ये वीडियो शेयर करिए। क्योंकि आप जब शेयर नहीं करेंगे, सोचिए नया वीडियो बनाने का मन कैसे करेगा। सोचिए, क्रिएटर के रूप में मैं तभी तो और हार्डवर्क करने की कोशिश करूंगा जब मुझे आपका व्यू मिलेगा, आपका सपोर्ट मिलेगा। तो प्लीज अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं आपको ढेरों नए नए कंटेंट देने के लिए। थैंक यू एंड लव यू एंड गॉड ब्लेस यू। बाय फ्रॉम नाउ।